Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the next video lecture on a very important topic asked in poem section in your English paper and that is figures of speech. बच्चों ऐसे तो इंग्लिश में काफ़ी सारे figures of speech है बट इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ important figures of speech कवर करेंगे which will help the school as well as college section students. ये टॉपिक एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पोएटिक डिवाइस में पूछा जा सकता है. फिगर्स ऑफ स्पीच 2 तरीके से पूछेंगे. नंबर 1, एक पोएम की लाइन ऑलरेडी दी होगी और क्वेश्चन होगा आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, या फिर एक फिगर ऑफ स्पीच का नाम दिया होगा जैसे मेटाफर और क्वेश्चन होगा कि आप पोएम में से एक मेटाफर के एग्जाम्पल वाली लाइन ढूंढ के निकालो. अब दोनों ही केस में यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ईच फिगर ऑफ स्पीच इंडिकेट्स. अब इस वीडियो में आई विल कवर ऑल द इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच दैट कैन कम इन योर बोर्ड एग्जाम and I will also explain you कि figures of speech के answers कैसे लिखेंगे. So now let's get quickly started. अब सबसे पहला कॉमन और बोर्ड एग्जाम में अक्सर आने वाला फिगर ऑफ स्पीच जो आप बचपन से पढ़ रहे हो दैट इज सिमिली एंड मेटाफर. अब इन दोनों को साथ में समझेंगे ताकि कंपैरेटिव वे में याद रखना ईजी हो. बच्चों दोनों सिमिली एंड मेटाफर में एक चीज़ कॉमन है दैट इट इंडिकेट्स कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स. यानी आप देखोगे कि एक सेंटेंस में 2 चीज़ों को कंपेयर किया गया है. अब simile indicates direct comparison whereas metaphor indicates indirect comparison. अब एक ट्रिक याद रखो, जब आप सेंटेंस में 2 चीज़ों को कंपैरिजन देख रहे हो और सेंटेंस में ये वर्ड लाइक या एज यूज़ होता हुआ दिखे तो समझ जाना कि इट इज़ simile. और वही कंपैरिजन तो है लेकिन ये वर्ड्स लाइक एंड एज नहीं यूज़ किया गया है, दैट मीन्स इट इज़ मेटाफोर. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. द मैन फॉट लाइक अ लायन. अब यहाँ मैन को लायन से कंपेयर किया है और यहाँ वर्ड लाइक भी यूज़ किया है. दिस इज सिमिली. वही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, द मैन वॉज अ लायन. अगेन मैन को लायन के साथ कंपेयर तो किया है लेकिन बच्चों यहाँ आप लाइक या एज ऐसे वर्ड्स नहीं देख रहे, तो ये कंपेरिजन है इनडायरेक्ट कंपेरिजन एंड दैट इज वाई दिस इज मेटाफर. द थर्ड फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन. अब जब ह्यूमन की कोई क्वालिटीज़ आप एक नॉन ह्यूमन को देते हो इट इंडिकेट्स पर्सोनिफिकेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल द फैन इज रनिंग. बच्चों रनिंग इज अ ह्यूमन क्वालिटी राइट एंड इट इज गिवन टू अ नॉन ह्यूमन थिंग फैन. दिस इज पर्सोनिफिकेशन. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. द मून इज स्टेयरिंग. अगेन स्टेयरिंग यानी घूरना इज अ ह्यूमन क्वालिटी गिवन टू अ नॉन ह्यूमन थिंग मून. दिस इज पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज वेरी सिंपल. हाइपरबली. नॉट हाइपरबोल, नॉट हाइपरबोले. इट इज प्रोनाउंस्ड एज हाइपरबली. अब अगर कोई सेंटेंस को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है उसे ही हाइपरबली कहते हैं. जैसे शी क्राइड सो मच दैट टीयर्स स्टार्टेड फ्लोइंग. बच्चों हार्डली व्हेन यू क्राई एक कटोरी भर का आंसू भी नहीं निकलता है, बट यहाँ उसकी फीलिंग्स को काफ़ी एग्जैजुरेट करते हुए लिखा है. सो दिस इज एन हाइपरबली स्टेटमेंट. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. हम अक्सर ये कहते हैं यार ये करने से पहले मैंने 100 बार 1000 बार सोचा. बट आप सोचो क्या हम सच में 1000 बार सोचते हैं? नहीं ना. 1 या 2 या 3 या फिर 5 to 10 टाइम्स मैक्सिमम सोचकर डिसीजन ले लेते हैं. दिस इज अ हाइपरबली स्टेटमेंट व्हेन अ स्टेटमेंट इज एन ओवर एग्जैजुरेटेड यानी बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है. द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन एंड रेपिटेशन. अब दोनों को साथ में कंपेरेटिव वे में समझेंगे टू अंडरस्टैंड बेटर. बच्चों एलिट्रेशन वो फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ लेटर्स रिपीट होते हैं एंड वही रेपिटेशन में वर्ड्स रिपीट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4 फूल फेल इन अ फाउंटेन. अब ये सेंटेंस में कुछ रिपीट हो रहा है क्या? वेल द लेटर F. नाउ दिस इज एलिट्रेशन. वही इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल दैट आई कैरी देम मेन एंड वुमेन, आई कैरी देम विद मी वेर एवर आई गो. अब यहाँ भी कुछ रिपीट हो रहा है क्या? आई कैरी. ये लेटर नहीं वर्ड्स है इसलिए दिस इज रेपिटेशन. इसलिए रिमेंबर केयरफुली एलिट्रेशन में लेटर्स रिपीट होते हैं एंड रेपिटेशन में वर्ड्स रिपीट होते हैं. द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमैटोपिया. बच्चों जब साउंड वर्ड्स में लिखे जाते हैं दैट मीन्स इट इज ओनोमैटोपिया. एग्जाम्पल डाउन सैंक द बेल विद अ गर्गलिंग साउंड. बच्चों गर्गलिंग बुलबुले वाला साउंड है. दिस इज ओनोमैटोपिया. द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज इंटरोगेशन. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. जो सेंटेंस में क्वेश्चन है या विच एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क दैट इज इंटरोगेशन. फॉर एग्जाम्पल इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे. अब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है एंड क्वेश्चन मार्क पे एंड हो रहा है. दिस फिगर ऑफ स्पीच इज इंटरोगेशन. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच इज इन्वर्जन.
बच्चों जब सेंटेंस प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर में ना हो या सेंटेंस का सीक्वेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो, दैट इज इन्वर्जन. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड. नाउ दिस इज इन्वर्जन. वाई? बिकॉज द सेंटेंस इज नॉट इन अ प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर. ऑल्सो जब आप बोलते हो कि ये प्रॉपर ऑर्डर नहीं है तो करेक्ट ऑर्डर भी आपको लिखना होगा. लाइक द करेक्ट ग्रामेटिकल ऑर्डर इज द रोवर टेक्स हिज स्टैंड ऑन द डेक. Then the next and simple and easiest figure of speech is exclamation and apostrophe. अब ये दोनों में एक similarity है that दोनों के sentence में you will find an exclamation mark. Now, how to differentiate between the two? Well, exclamation के लिए ये formula याद रखो, expression plus exclamation, and apostrophe के लिए ये formula याद रखो, expression plus somebody plus exclamation. Now let's understand with an example. This is a wonderful palace. अब इसमें देयर इज एन एक्सप्रेशन एंड एंड में देयर इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ये फिगर ऑफ स्पीच है एक्सक्लेमेशन. वही इफ वी टेक अनदर एग्जाम्पल, ओ गॉड हेल्प अस. नाउ सी, ये है एक्सप्रेशन, ये है एक्सक्लेमेशन और इसमें somebody इज रेफर्ड एंड दैट इज गॉड. सो जब एक्सप्रेशन के साथ somebody इज रेफर्ड एंड देन एक्सक्लेमेशन इज गिवन, दैट इज कॉल्ड एज एपिस्ट्रॉफ. टेक अनदर एग्जाम्पल, आई गॉट ए इन माई रिपोर्ट. बच्चों यहाँ एक्सप्रेशन है एंडिंग विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. दिस बिकम्स एक्सक्लेमेशन. वही हे मून गिव अस सम मूनलाइट. नाउ हियर देयर इज एन एक्सप्रेशन जहाँ मून इज समबडी जिसको एड्रेस किया गया है एंड देन देयर इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क. सो दिस बिकम्स एपिस्ट्रॉफ. Now the next figure of speech is climax and anti-climax. बच्चों climax is that figure of speech जहाँ words ascending order के rank यानी small to big के order में mentioned होते हैं. And वही anti-climax is that figure of speech जहाँ words descending order के rank यानी bigger to small के order में arranged होते हैं. मैम numbers में ascending and descending करना तो आता है, words को कैसे करें? तो बच्चों understand the importance of the words mentioned and then decide the order. Let's understand by example. She walked, ran and conquered. Now look carefully at the activities. The smallest activity of all will be walking. उससे थोड़ा ज़्यादा will be running and उससे और ज़्यादा will be to conquer. So if we look, we see that the activities are arranged from small to big. So this is climax. Now see the example. He lost his wife, ring and wallet. अब यहाँ सबसे important चीज़ क्या होगी? Of course wife. उसके बाद उसकी ring और फिर लास्ट में आएगा वॉलेट. सो इफ यू लुक द क्रोनोलॉजी, वर्ड्स बिगर टू स्मॉलर में अरेंज्ड है. दिस इज एंटी क्लाइमेक्स. बच्चों याद रखना, क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स में वर्ड्स के इंपॉर्टेंस को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एंटीथीसिस एंड ऑक्सीमोरॉन. बच्चों जब सेंटेंस में एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए गए हैं तो दैट इज एंटीथीसिस. और अगर सेंटेंस में दो ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड्स नहीं बल्कि ऑपोजिट आइडिया या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, दैट इज ऑक्सीमोरॉन. लेट्स टेक एन एग्जांपल. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. अब यहाँ द वर्ड्स यूनाइटेड एंड डिवाइडेड, स्टैंड एंड फॉल आर एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड्स, इसलिए दिस इज एंटीथीसिस. राइट नाउ इफ यू लुक एट दिस एग्जाम्पल, लाइफ इज फुल ऑफ पेनफुल जॉयज. नाउ यहाँ पेनफुल एंड जॉयज एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड्स नहीं है बट ऑपोजिट आइडियाज़ ज़रूर कन्वे कर रहे हैं कि अगर लाइफ पेनफुल है तो जॉय कैसे, और अगर जॉय है तो पेनफुल क्यों. सो दिस इज ऑक्सीमोरॉन. एक और एग्जाम्पल लेते हैं फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑक्सीमोरॉन मोर क्लियरली. यू आर अ बिग बेबी नाउ, यानी अब तुम बड़े बच्चे हो. अब यहाँ बिग और बेबी एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स नहीं हैं लेकिन ऑपोजिट आइडियाज़ कन्वे कर रहे हैं कि अगर बिग है तो बेबी कैसे, और अगर बेबी है तो बिग क्यों बोल रहे हैं. दिस इज ऑक्सीमोरॉन वेयर ऑपोजिट आइडियाज और फीलिंग्स आर कन्वेड. द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच इज स्पन, जहाँ एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, यानी वन वर्ड विथ सेम स्पेलिंग बट टू डिफरेंट मीनिंग्स. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. द फिगर ऑफ मैथ टीचर इज गुड. बच्चों अब यहाँ वर्ड फिगर के दो मीनिंग है. पहला, फिगर मीन्स नंबर्स, डायग्राम्स एक्सेट्रा, एंड दूसरा फिगर का मतलब बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर. सो दिस इज पन, वन वर्ड विथ टू डिफरेंट मीनिंग. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग. आई हैव गॉट अ डेट. अब बच्चों जल्दी सोचो माइंड में कि कौन सा वर्ड है यहाँ जिसका दो मीनिंग निकलता है. वेल द वर्ड इज डेट. अब डेट का एक मीनिंग होता है अपॉइंटमेंट एंड अनदर मीनिंग ऑफ डेट कैन बी अ पार्टनर.
राइट? सो दिस इज पन. बच्चों पन को मराठी डायलॉग में याद रखने का, हे पण आणि ते पण. देन द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज पैराडॉक्स. बच्चों अब ये थोड़ा क्रिटिकल होता है टू आइडेंटिफाई, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड. तो बच्चों पैराडॉक्स वो फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ ट्रुथ इज रिवील्ड बट इन अ रिडिक्यूलस मैनर, यानी सच्चाई बताई है लेकिन एक अजीब अंदाज में, जहाँ पहली बार पढ़ के स्टेटमेंट फॉल्स लगता है कि नहीं ये तो गलत है, बट इफ यू गिव अ सेकेंड थॉट टू इट यू विल अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग एंड इंटेंशन ऑफ द सेंटेंस. नाउ बिफोर आई गिव यू एन एग्जाम्पल, आप दिमाग में सोचो, जब हम कहीं पिकनिक, ट्रिप, कैंप वगैरह में जाते हैं अपने स्कूल या कॉलेज के दोस्तों के साथ, तो बच्चों मज़ा जाते वक्त आता है कि आते वक्त आता है? वेल, मेजॉरिटी का सोचना ये होगा कि जाते वक्त, बिकॉज हम काफ़ी एनर्जाइज्ड होते हैं, दिमाग में काफ़ी प्लान्स बनाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, और आते वक्त तो हम थक जाते हैं, तो क्या मज़ा, राइट? नाउ लेट्स सी दिस सेंटेंस. द एन्जॉयमेंट ऑफ पिकनिक इज़ द टाइम टू रिटर्न होम. यहाँ लिखा है कि पिकनिक का मज़ा घर आते वक्त आता है. अब पहली बार पढ़ के तो ये सेंटेंस हमें फॉल्स लगेगा, बट बच्चों गिव अ सेकेंड थॉट एंड अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ दिस लाइन, जहाँ पोएट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट पिकनिक का मज़ा आते वक्त इसलिए है क्योंकि व्हेन यू कम होम यू ब्रिंग ऑल द मेमोरीज विद यू दैट यू गोइंग टू चेरिश फॉर योर एंटायर लाइफ. अब सच बताना, आज भी जब हम स्कूल के दोस्तों से मिलते हैं पुरानी मेमोरीज ऑफ कैंप एंड पिकनिक याद करके हंसते हैं ना. इसलिए ये सेंटेंस है पैराडॉक्स, जहाँ सच्चाई बताई है लेकिन थोड़ा घुमा के. चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अ टीचर मस्ट बी क्रूअल. अब ये लाइन ये कहती है कि हर टीचर को क्रूअल यानी बुरा, स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए, बट ऐसा नहीं है. कुछ टीचर्स कितने सॉफ्ट स्पोकन एंड अंडरस्टैंडिंग भी तो होते हैं. सो ऑन द फर्स्ट रीडिंग यू मे फाइंड दिस सेंटेंस एज एब्सोल्युटली फॉल्स, बट व्हेन यू गिव अ सेकेंड थॉट, व्हाट हैपेंस व्हेन योर टीचर इज नॉट स्ट्रिक्ट? थिंक अबाउट इट. जब एक टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होता है, ओवर फ्रेंडली हो जाता है, तो क्या होता है? वेल, द स्टूडेंट्स विल सिट ऑन द टीचर्स हेड एंड मचाओ तांडव. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास, एवरी टीचर हैज़ टू बी स्ट्रिक्ट, राइट? दिस इज पैराडॉक्स, जहाँ ट्रुथ इज रिवील्ड बट इन अ रेडिक्यूलस मैनर. द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज मेटोनॉमी. बच्चों मेटोनॉमी ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पोएट मेन वर्ड्स न लिख के एक सब्सटीट्यूट वर्ड यूज़ करता है. एग्जाम्पल, अ पेन इज माइटर देन अ स्वर्ड. ना इसका मतलब एक पेन एक स्वर्ड से ज़्यादा ताकतवर है. ये कैसे मुमकिन है? वेल बच्चों बताओ, पेन कौन यूज़ करता है? एक राइटर. एंड स्वर्ड कौन यूज़ करता है? एक फाइटर. अब बच्चों एक तलवारबाज अपनी तलवार से एक वक्त पे 10, 20 या 50 लोगों को मार गिरा सकता है, लेकिन एक राइटर अपनी लिखावट से एक साथ लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है. इसलिए एक फाइटर से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एक राइटर है. ये मेटोनॉमी है, जहाँ पोएट ने मेन वर्ड राइटर के जगह पेन यूज़ किया एंड मेन वर्ड फाइटर के जगह पे स्वर्ड वर्ड यूज़ किया है. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. ही इज़ अडिक्टेड टू बॉटल्स. Now when I say bottle, what does that mean? Well, it obviously means alcohol. So the main word alcohol is substituted with another word bottle. This is metonymy. The next figure of speech is Synecdoche, जहाँ एक part is used to indicate a whole thing and a whole thing indicates some part. Don't worry, example से समझो. India won the match. अब यहाँ when we say India won the match, क्या हम सब पूरी इंडिया मैच खेलने गई थी? नहीं ना. इंडिया हियर मीन्स अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स और 12 प्लेयर्स और वट एवर हु वेंट, प्लेड एंड वन द मैच. दिस इज सिनेडॉक, अ होल थिंग इंडिकेटिंग अ पार्ट थिंग. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. माई फीट्स वर डांसिंग. नाउ व्हेन आई से माई फीट्स वर डांसिंग, क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ मेरे पैर नाच रहे थे, बाकी बॉडी साइड में खड़ी थी? नहीं ना. फीट इज अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी indicating that the whole body was dancing. This is Synecdoche, a part indicating a whole thing. The next is euphemism. Now this is a simple one. जब भी sentence read करने पे किसी की death news का indication मिलता है, that is euphemism. For example, sooner his body became cold. भले यहाँ पर word death used नहीं है, but meaning समझ रहे हो? अब इंसान की body ठंडी कब पड़ती है? Obviously, death के बाद. So an hint of death is given. This is euphemism. Now the next very important for your board exam is transferred epithet, जहाँ adjective is transferred to a non-human thing. जैसे for example, the night was dangerous.
बच्चों dangerous is an adjective which is transferred to a non-human thing, night. This is transferred epithet. And the last but the most interesting figure of speech is imagery. ये ऐसा figure of speech है which creates mental picture or physical sensation when you read that sentence. Let's take an example. The tree was 3 times taller than the house. अब ये लाइन पढ़ के दिमाग में एक रफ इमेज ऑफ अ ट्री, हाउस, ट्री इज बिगर देन अ हाउस क्रिएट हो ही जाता है. दिस इज इमेजरी. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड बेटर. द अरोमा ऑफ बासमती राइस फिल्ड द एयर. अब ये लाइन रीड करके बिरयानी के बासमती राइस की स्ट्रॉन्ग और जायकेदार खुशबू का सेंसेशन होता है. दिस इज इमेजरी. सो बच्चों एग्जाम पॉइंट से इतने फिगर्स ऑफ स्पीच अच्छे से कर लो. दीज आर मोर देन इनफ फॉर बोर्ड एग्जाम. Also, I have provided a list of textual figure of speech in my Telegram group for HEC students for you to solve after watching this video, ताकि poems में आने वाले figures of speech में confidence आ जाए और इसमें पूरे marks हमें मिले. Go check out my Telegram group for practice question on this topic. Also, in case if you want to connect to me on Facebook, you can connect to me under this name, or on Instagram, I'm available under this name. Also, let me know in the comments if you understood this topic very clearly. Until we meet next time, thank you everyone. Bye-bye.